नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज शर्मा सरस्वती स्कूल मींडा नागौर की तरफ से अध्यापक कक्षा 10 गणित आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से लेके आया हूँ, जिसका नाम है माध्यक। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। इसको समझने से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आएगी। तो अपना जो प्रकरण है इस वीडियो में वो रहेगा माध्यक। माध्यक क्या होता है? माध्यक बहुत सारे अपने को आंकड़े दिए हुए होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। उन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना होता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। प्रत्येक विद्यार्थी इसे मन लगा के अभिरुचि से पढ़े ताकि ये आने वाले दिनों में या अपने एग्जाम में, बढ़िया बढ़िया एग्जामों में, एसएससी, एलडीसी, इनमें भी काम में आने वाली चीज़ है। तो देखिएगा, अपना जो आज का टॉपिक है वो है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें दो सूत्रों का प्रयोग करना होता है। वो इस प्रकार से है, इस कदर है कि जब आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या n बराबर सम हो, यानी कि n जो प्रेक्षण है, जितने भी आंकड़े अपने को दिए हुए हैं और वो सम हो, तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और अपवन 2 हो जाएगा। जहां n का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या, यहाँ n का तात्पर्य प्रेक्षण, जितने भी आंकड़े हैं उनकी संख्या हो जाएगा। और जब आंकड़ों की संख्या n बराबर विषम हो, देखो यार दो सूत्र काम में आएंगे, जब सम हो और विषम हो। ठीक है, दोनों को मैं बढ़िया उदाहरण की सहायता से समझा दूंगा। पहले हमें इन सूत्रों का प्रयोग देखना है, याद करना है। देखिएगा, जब आंकड़ों की संख्या n विषम हो तो माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो n प्लस 1 अपॉन 2 वहां पद हो जाएगा। ठीक है, जब आंकड़ों की संख्या n बराबर सम हो तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला n बटे 2 वहां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2 हो जाएगा। और जब आंकड़ों की संख्या n बराबर विषम हो, कोई विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे कुछ है, तो हम माध्यक जो ज्ञात करेंगे वो n प्लस 1 बटे 2वां पद इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करने के लिए, समझने के लिए हम एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर तरीके पे जाते हैं। देखिएगा, हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। आपको मालूम है कि आंकड़ों के बिना कुछ नहीं है और ये प्रश्नावली आंकड़े हैं। सरकार को चाहिए आंकड़े और भैंस को चाहिए काकड़े। सरकार बिना आंकड़ों के नहीं चल सकती। कोई भी विद्यालय है, कोई भी चीज है, वो बिना आंकड़ों के नहीं चल सकती है। और भैंस बिना आंकड़ों के दूध नहीं देती है। आप सबको मालूम है, सभी विद्यार्थी बिना भोजन के कोई कार्य नहीं कर सकता। तो देखिएगा, जैसे अपने पास आंकड़े दिए हुए हैं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20, 32। इन आंकड़ों का कोई भी रैंडमली सवाल हो, आंकड़े दिए हुए हो और हमें उनका माध्यक ज्ञात करना हो, तो सबसे पहला कर्तव्य सभी विद्यार्थियों का, मेरा सभी का ये कर्तव्य बढ़ता है कि जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, समझना इसको, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको आरोही क्रम में जमाना है। सबसे पहला कार्य ये रहेगा माध्यक ज्ञात करने के लिए। जो भी अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं उनको हमें आरोही क्रम में, आरोही क्रम का तात्पर्य आपको समझना है, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जानते होंगे आप। तो इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या को देखना है। देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 20। यहाँ पे लिख दिया 20। फिर उसके बाद में 22, फिर उसके बाद में 23, फिर उसके बाद में 25, उसके बाद में 26, उसके बाद में क्या आएगा? 28, उसके बाद में 31, उसके बाद में 32, उसके बाद में 34 और उसके बाद में 35। इस प्रकार से हमें सबसे पहले आंकड़ों का क्या कर लेना है? आरोही क्रम कर लेना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक बालक को ये समझना है कि जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनका सबसे पहले आरोही क्रम करना है। आरोही क्रम करोगे तो ही माध्यक आएगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा।
देखिए आंकड़ों का आरोही क्रम करने के बाद में हमें इन आंकड़ों को गिनना है कितने आंकड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आंकड़ों की संख्या n, जिसे n सिंबल से दर्शाया जाएगा। n बराबर 10, जो कि क्या है, सम संख्या है। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए आंकड़ों की संख्या n बराबर 10 है, जो कि सम है। और मैंने अभी ऊपर बताया कि जब आंकड़ों की संख्या n बराबर सम हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n बटेवा 2वां पद प्लस n बटेवा 2 प्लस 1वां पद बटेवा 2। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह हमें रखना है, n की जगह कितना रखना है भाई, n बराबर हो जाएगा 10 बटेवा 2वां पद हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 बटेवा 2 प्लस 1वां पद बटेवा कितना हो जाएगा, 2 बटेवा, या अपॉन बोल सकते हैं। देखिएगा 10 बटेवा 2 का मतलब कितना होगा, 5वां पद, और 10 बटेवा 2 मतलब 5 प्लस 1वां पद। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखिए 5वां पद प्लस 5 और 1 कितना हो गया, 6वां पद, अपॉन कितना हो जाएगा, 2। ये माध्यक चलता रहेगा। देखिएगा 5वां पद हमें गिनना है, 1 2 3 4 और 5। 5वां पद कौन सा आ गया, ये 5वीं टर्म्स हो गई। ठीक है, तो 5वां पद कितना हो जाएगा, 26, और 6वां पद कौन सा हो जाएगा, 28। ये 6वां पद हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 और 6 कितना हो गया, 14, हासिल की 1, तोड़ दो 4, ये कितना हो गया, 5, अपॉन कितना हो गया, 2। अब 54 में 2 का भाग लगाना है, कितना आ जाएगा, 27। तो इस प्रकार से जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और ये जो चीज है वो अवर्गीकृत आंकड़े, ये जो है, ये प्रेक्षण जो है ये अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है, और फिर आंकड़ों की संख्या सम हो तो ये सूत्र लगाना है। और 5वां पद जैसे यहाँ पे 12 है तो 6वां फिर 7वां पद हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हम वो टर्म्स लिख देंगे और भाग लगा देंगे। इस प्रकार से हमें आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, हम सीखते हैं जब दूसरे सूत्र का प्रयोग, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, और विषम हो तो माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिएगा जैसे अपने पास दिए गए आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं। ठीक है, 4 3 2 1 और 5, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा कि आंकड़ों का आरोही क्रम करना है, चाहे आंकड़ों की संख्या सम हो चाहे विषम हो। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों का आरोही क्रम करना है, मतलब छोटी संख्या पहले लिखनी है, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो देखिएगा आंकड़ों का आरोही क्रम, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आंकड़ों की संख्या n, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, आंकड़ों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 कितनी है, 5, जो कि क्या है, विषम है। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो n प्लस 1 बटेवा 2वां पद हो जाएगा। n का तात्पर्य क्या होगा, यहाँ पे 5 प्लस 1 बटेवा 2वां पद, बहुत ही सरल टॉपिक है ये। 5 और 1 6 बटेवा 2वां पद, 6 में 2 का भाग दिया तो कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद। अब यहां से गिन लो 1 2 3, तीसरा पद कितना है, 3। तो इस
इन आंकड़ों का माध्यक क्या प्राप्त हो जाएगा 3। इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक रहेगा। कोई बारंबारता बंटन सारणी अपने को दी हुई हो और उस सारणी का माध्यक ज्ञात करना हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बहुलक और माध्यक दो एक ऐसी चीजें हैं जो परीक्षा में आने के 100% चांस होते हैं, बहुलक और माध्यक। तो जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनका माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देखने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे अपने को कोई वर्ग अंतराल सारणी दी हुई है, वर्ग अंतराल यहाँ पे बारंबारता ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं 10th की बुक से लेते हैं, आप सब समझ सकते हैं। ये उदाहरण 1 है माध्यक का, पेज नंबर 294 पे। देखिएगा वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ठीक है, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और इसकी बारंबारता जो है वो अपने को दी हुई है, इसको एफआई से प्रदर्शित करेंगे। एफआई है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसको समझने के लिए ऐसा कोई वर्ग अंतराल बंटन सारणी हो और उसका माध्यक अपने को ज्ञात करना हो, तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, n प्लस n बटेवा 2 माइनस CF बटेवा F इंटू H। ठीक है, L जो होगा वो बटेवा के बराबर में आएगा। ठीक है, n बटेवा 2। अब देखिएगा L का मतलब निम्न सीमा हो जाएगी, n का मतलब प्रेक्षणों की संख्या, बारंबारताओं का योग कितना वो हो जाएगा। CF क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे CF को बोलेंगे संचयी बारंबारता। CF बोले तो संचयी बारंबारता। ठीक है, H का मतलब हो जाएगा अंतराल, F का मतलब बारंबारता। अब ये CF कैसे बनाई जाती है? संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है माध्यक ज्ञात करने के लिए। जब वर्गीकृत आंकड़े अपने को दिए हो, सारणीबद्ध हो और उसका माध्यक ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले CF बनानी पड़ती है, संचयी बारंबारता। सबसे पहले CF बनाने के लिए देखो क्या किया जाता है, सबसे पहला अंक जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। फिर ये जो अंक आया है यहाँ पे, जो बारंबारता है लिखी, उसको यहाँ पे ऐड करना है। 20 और 6 26, 26 में 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 70 और 26 96, 96 3 99, 99 और एक कितना हो जाएगा 100। ठीक है, देखिएगा CF बना लिया अपने ने और यहाँ पे हमें सभी बारंबारताओं का योग करना है, इसको n से प्रदर्शित करेंगे। 20 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 से 1 20, हासिल की 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 2 10, तो कितना हो जाएगा 100। ध्यान रहे बारंबारताओं का योग और लास्ट की जो CF आई वो बराबर आनी चाहिए, अन्यथा अपन कहीं ना कहीं जोड़ में गलती कर रहे हैं। CF कैसे बनाई जाती है? माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि संचयी बारंबारता का निर्माण कीजिए। सबसे पहले 6 रखेंगे, फिर 6 में 20 जोड़ेंगे, 26 आया, 26 में 44 जोड़ेंगे, 70 आया, 70 में 26 जोड़ेंगे, 99 आया, 99 में 3 जोड़ेंगे, 99 हो गए, 99 और 1 जोड़ा 100 हो गया। ठीक है,
और सभी का योग भी 100 होना चाहिए और लास्ट की CF भी 100 होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें CF प्राप्त हो गई है, संचयी बारंबारता संपूर्ण सारणी की प्राप्त हो गई। अब हमें सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू चाहिए, इस माध्य ज्ञात करने के लिए सबका मान चाहिए। तो सबसे पहले n का मान देखिएगा कितना है 100, तो n बटेवा 2 चाहिए तो कितना हो जाएगा 100 बटेवा 2, और 100 बटेवा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 50। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सभी बारंबारताओं के योग का अध्ययन करना है, यानी कि प्रेक्षणों का योग का अध्ययन। अब इस 50 के निकटतम हमें देखनी है CF। 50 के निकटतम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 के निकटतम CF कौन सी है 26, क्योंकि 70 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 50 के n/2 के निकटतम CF संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी 26, कितनी हो जाएगी 26। अब हमें देखो CF की वैल्यू मालूम होगी, अब हमें जो चाहिए वो चाहिए f का मतलब ये हुआ जो n/2 के निकटतम CF है उसके जस्ट आगे वाली, उसके सामने वाली जो f है उसको f में काम में लेना है। ये समझ में आना चाहिए कि n/2 के निकटतम CF को देखना है, वो तो CF हो जाएगी, और उसके जस्ट आगे वाला जो भी CF है उसके सामने वाली जो f है वो हो जाएगा f का मान हो जाएगा 44। अब मान चाहिए अपने को L क्या होगा, L जो निकटतम CF आपने देखी है उसके जस्ट वाले जो f देखिए उसके सामने वाला संगत वर्ग अंतराल काम में लेना है। तो L का मान कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और H का मान जो होगा 55 में से 40 घटा लेंगे, ठीक है, 5 और 10, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो H का मान कितना हो जाएगा 15। अब ये जो मान है वो हमें इस सूत्र में पुटअप करना है। ध्यान रहे हम क्या सीख रहे हैं, माध्य को ज्ञात करना सीख रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों का, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी सारणी आपको दी हुई है उसकी CF बनाएंगे, संचयी बारंबारता बनाएंगे। सबसे पहला अंक यूं रखेंगे, फिर उसमें जोड़ते जाएंगे, लास्ट की CF और ये n बराबर आना चाहिए। n का मान 100 गया, n/2 चाहिए, सूत्र को मद्देनजर रखना है। n/2 मतलब 100/2 का मतलब 50, और 50 के निकटतम CF कितनी हो जाएगी 26। 70 तो ज्यादा है भाई, निकटतम तो 26 ही रहेगी, तो CF का मान 26। अब जो ज्यादा है उसके सामने वाला f काम में लेना है, बारंबारता काम में लेना है, और संगत वर्ग अंतराल ये काम में लेना है 40 से 55। तो L का मान निम्न सीमा 40 हो जाएगी और अंतराल दोनों का अंतर 15 का हो जाएगा, ठीक है। तो अब माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य का सूत्र लगाएंगे, वापस लिखेंगे, वो तो याद कराने के लिए था L + n/2 - CF/F × H। ये ध्यान रहे, देखिएगा ये ध्यान रहे बटेवा के बराबर में प्लस का चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। L का मान देखिएगा, L का मान कितना है 40 प्लस n/2, n/2 का मान कितना है 50, संचयी बारंबारता 26, f का मान 44 और अंतर 15, ठीक है। अब देखिएगा गणित में एक नियम होता है बोडमास का, ठीक है। बोडमास का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कोष्टक को हल करो, फिर डिवाइड को हल करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी को, इस तरीके से चलती है गणित। देखिएगा 50 में से 26 कोष्टक को हल करते हैं, 50 में से 26 गए, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2, अब कौन कितना हो जाएगा 44 इंटू कितना हो जाएगा 15, ठीक। अब देखिएगा यदि किसी पार्टी से कट रहा है, काट देंगे 2 के पार्टी से, 8 गुना 24, 22 गुना 44 इंटू 15, ठीक है। 40 प्लस 2 × 12, 2 के पार्टी से 11 गुना 22
इंटू 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 को 6 से गुणा कर लेंगे। 40 प्लस 15 6 90 अपोन हो जाएगा 11। 40 प्लस, अब 90 में किसका भाग देना है, 11 का, तो 11 8 88, बच गया कितना, 2 पॉइंट लग गया, 11 एकम 11, बच गया कितना 9, 90 हो गया, 11 8 88, तो कितना हो जाएगा 8.18। 40 में 8.18 जोड़ेंगे तो 48.18। इस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से है। अभी कोरोना महामारी के चलते हुए 10th के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो 10th के एग्जाम में ये उपयोगी रहेगा। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके, लाभान्वित हो सके। मैं गिरिराज शर्मा इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।